गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि ना ही वो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ना ही वो गवर्नमेंट है, वहाँ क्या है, अदर एम्प्लॉयर है और अदर एम्प्लॉय है। अदर एम्प्लॉय के केस में अगर हम अनफर्निश्ड पढ़ते हैं, पहला केस हमारा आता था कि वो अदर एम्प्लॉयर भी या तो अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड करेगा या फर्निश्ड करेगा। अगर वो अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड करता है तो अनफर्निश्ड हाउस कैसा होना चाहिए, या तो अदर एम्प्लॉयर ही, यानी वो जो एम्प्लॉयर है या तो वो खुद ही ऑनर होगा उस मकान का जो वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, या फिर वो क्या करेगा, उसने भी आगे हायर किया होगा वो हाउस अपने एम्प्लॉय के लिए। अगर वो खुद ऑनर है तो ऑनर के केस में किस तरह से टैक्सेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, आपको अनफर्निश्ड हाउस के केस में अदर एम्प्लॉयर आपको उस सिटी में लेकर देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बड़ी सिटी में तो उसकी पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए। उस पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या करेंगे, आपको परक्विजिट्स की वैल्यू फाइंड की जाएगी। आप ऑनर के केस में आप 2001 सेंसस के हिसाब से देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, उस सिटी की पॉपुलेशन वेयर एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर। अगर आपको एम्प्लॉयर उस सिटी में एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो उस केस में आपको परक्विजिट्स की जो वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज 7.5% ऑफ सैलरी। अगर इन केस आपको एम्प्लॉयर उस सिटी में एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा बट 25 लाख से कम है, उस केस में आपके परक्विजिट्स की जो वैल्यू चार्ज होगी वो होगी 10% ऑफ सैलरी। थर्ड केस में अगर उस सिटी की पॉपुलेशन जहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तब आपको परक्विजिट्स की वैल्यू होगी दैट इज़ 15% ऑफ सैलरी ऑनर के केस में। अगर इन केस आपको एम्प्लॉयर ने वो एकोमोडेशन आफ्टर हायरिंग प्रोवाइड की है तो उस केस में आप क्या लेंगे, जो एक्चुअल रेंट आपको पड़ता और 15% ऑफ सैलरी। इस केस में हायरिंग के केस में आप पॉपुलेशन वाला मैटर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल आप लेंगे एक्चुअल रेंट जो आपको पड़ रहा है और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो अमाउंट कम होगी दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। नाउ मूव ऑन टू मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी ये जो आप फाइंड करेंगे, इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो आपकी बेसिक सैलरी, जैसे मान लो आपकी बेसिक सैलरी है ₹5,000, फिर आपको डियरनेस अलाउंस मान लो आ रहा है 1,000, कंप्लीट अब आपकी सैलरी हो गई 6,000। उसके बाद है कोई फ़ी मिली आपको 500 की, कोई बोनस मिला 500 का, तो ये हो गया 1,000 रुपीज़, दोनों के हो गए। यानी ये आपको क्या करने हैं, सैलरी जो ये आपकी है इसके अंदर ये अमाउंट कवर अप होती जाएगी, यानी 1,000 यहाँ का, 1,000 यहाँ का, 1,000 फ़ी, 1,000 बोनस, ये हो गया 4,000। तो आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी 4,000। उस 4,000 का 15% जैसा कि केस होगा, या 10% या 7.5% आप क्या कंसीडर करेंगे, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। सैलरी में आपको बेसिक सैलरी इंक्लूड होगी, डियरनेस अलाउंस कोई है तो वो इंक्लूड होगा जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है, कोई फ़ीस, कोई बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। मैंने ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस भी आपको बताए थे, जैसे कि आपके कौन कौन से अलाउंसेस थे आपके ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जैसे कि आपके डेली अलाउंस, डेली अलाउंस के बाद आपके और कौन से अलाउंस थे, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस, हिल अलाउंस, वार्डन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंसेस। कोई भी अलाउंसेस आता है तो आप उसको भी क्या करेंगे, सैलरी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है कोई मॉनेटरी पेमेंट एक्सेप्ट विच आर परक्विजिट्स, कोई मॉनेटरी पेमेंट जो परक्विजिट्स है। और इस सैलरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप डियरनेस अलाउंस कौन सा लेंगे, विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी,
और किसको नहीं लेंगे, विच इज़ नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एग्जेम्प्टेड अलाउंस, मैंने आपको पहले बताया आप क्या लेंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जैसे कि ग्रेचुइटी है, पेंशन है, रिटायरमेंट फंड्स हैं, लीव इनकैशमेंट है, ये आप क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। ये आपका केस था एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर एम्प्लॉयर टू इज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड के केस में। अनफर्निश्ड के केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉपुलेशन देख के। ठीक है। वो अनफर्निश्ड की क्या आ जाएगी, वैल्यू। जब अनफर्निश्ड की, जैसे मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बताया था लाइसेंस फी, ऐसे ही आप अदर एम्प्लॉयर के केस में जब अनफर्निश्ड अमाउंट कैसे निकालेंगे, अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे 10 लाख के हिसाब से, वो एम्प्लॉय अगर उस सिटी में रह रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो अनफर्निश्ड की अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे सैलरी में। अनफर्निश्ड की अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आप पढ़ेंगे सिंपल चीज, वैल्यू ऑफ ना फर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्निश्ड एकोमोडेशन सेम है कि पहले आप अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो आपने पिछले अभी फाइंड की तो उसको आप लेंगे, फिर आप ऐड करेंगे इसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर, दैट इज़ सेम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर वो एम्प्लॉयर ने भी हायर किया है तो हायर चार्जेस। ठीक है। आप इस तरह से लेके अपनी परक्विजिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है यानी कि इन एवरी केस इफ़ एनी अमाउंट, मैंने आपको पहले भी वो बात बताई थी जो कंसेशनल एकोमोडेशन के केस में बताई थी कि इन एवरी केस, हर केस में, यानी हर परक्विजिट के केस में, इफ़ एनी अमाउंट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय देन सच अमाउंट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ accommodation, यानी such amount shall be reduced from the value of accommodation. After that move on to our next topic जो हमने बताया था कि employer अपने एम्प्लॉय को कहाँ शिफ्ट कर देता है, एकोमोडेशन कहाँ प्रोवाइड करता है, अगर होटल में। होटल के केस में क्या होता है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर एम्प्लॉयर हो, अगर दोनों ही अपने एम्प्लॉय को होटल में एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस केस में होटल की जो वैल्यू आप परक्विजिट मानेंगे तो वो क्या होगी, यानी वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन शेल बी 24% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, जो भी अमाउंट आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर आप कैलकुलेट करेंगे सैलरी, उसका 24%, और एक्चुअल चार्जेस ऑफ होटल, जो आपको एक्चुअल चार्जेस होटल के पड़े, दोनों में से जो कम होगा दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन। अगर एकोमोडेशन आप प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, यानी हाउएवर इफ़ एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड इन अ होटल देन फॉलोइंग शैल नॉट बी टैक्सेबल। ये तो था जब आप होटल में एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए। अगर आप होटल में एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 15 दिन के लिए किसी एम्प्लॉय को, 15 दिन से ज़्यादा के लिए, यानी इज़ प्रोवाइडेड फॉर नॉट मोर देन 15 डेज़, 15 दिन से कम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसफ़र के वजह से, यानी एम्प्लॉय का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो आप उसको थोड़े दिन के लिए होटल में अगर आप उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये केस आपका नहीं लगेगा। यानी हाउएवर इफ़ एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड इन अ होटल then following shall not be taxable if accommodation is provided for not more than 15 days। 15 दिन से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की, और प्रोवाइड भी अगर की गई है तो ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र की वजह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इस केस में क्या होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगर इन केस एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, ये नया केस है परक्विजिट्स में, एकोमोडेशन के ही अंदर, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन ट्रांसफ़र वाइल रिटेनिंग द एकोमोडेशन एट द अदर प्लेस। इसका मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाता है और उस ट्रांसफ़र के केस में पहले वो जिस सिटी में रह रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो वो अपनी फैमिली को कहता है कि आप जब तक मैं नए मकान में शिफ्ट
नहीं हो जाता हूँ थोड़े दिन के लिए, मुझे वहाँ जाना होगा, तब तक मेरे पास आप लोग इसी जो पहले मकान आपको प्रोवाइड किया गया आप लोग अभी उसी में रहिए। मैं नए मकान में जब तक शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक वहाँ कुछ सामान रख कर आता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि उसको 3 महीने का टाइम दिया जाता है उस एम्प्लॉय को, यानी वैल्यूएशन ऑफ मोर देन वन हाउस। केस क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र के केस में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ़ एम्प्लॉय इज़ प्रोवाइडेड हाउस एट न्यू प्लेस, अगर एम्प्लॉय ने कहा कि मैं वहाँ सामान शिफ्ट करके आता हूँ तो उसे नया हाउस उस जगह मिल रहा है, और उसके नए हाउस के साथ साथ ही इज़ ऑल्सो अलाउड टू रिटेन होम एट द ओल्ड प्लेस, और जहाँ उसको पहले घर मिला हुआ था वहाँ भी वो उस जगह को रिटेन कर रहा है, तो उस केस में क्या है, फॉर द फर्स्ट 90 डेज़ उसको 3 महीने का समय दिया जाता है कि 3 महीने तक आपके पास दोनों घर हैं, तो उन दोनों घरों में से हम सिर्फ एक घर की वैल्यू को ही मानकर टैक्सेबल कर लेंगे, यानी फॉर द फर्स्ट 90 डेज़, फर्स्ट 90 डेज़ यानी कि 90 दिन, यानी कि 3 महीने, 3 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब आपका ट्रांसफ़र लेटर था आपको पता था, उस डेट से लेकर वैल्यू ऑफ वन हाउस विच एवर इज़ लेस शैल बी टैक्सेबल। तब तक दोनों घर आपके पास हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं नए हाउस में शिफ्टिंग करने और अभी आपकी फैमिली वहीं है पुराने घर में। 3 महीनों के लिए आपको हम किसी एक घर की वैल्यू को टैक्सेबल मान लेंगे उन दोनों घरों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आफ्टर 90 डेज़, 90 दिनों के बाद, बोथ दी हाउसेज शैल बी टैक्सेबल और शैल बिकम टैक्सेबल। अगर 3 महीने के बाद आपने तब भी 2 घर अपने पास रखे, तब हम दोनों की घरों की वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, टैक्सेबल मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट सर्टेन साइट और इन अ रिमोट एरिया। अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है किसी सर्टेन साइट पे और किसी रिमोट एरिया में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेयर एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड। कैसे देखेंगे आप इसको, इसमें क्या है, वेयर द एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ माइनिंग साइट और एन ऑयल ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट और अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट और अ डैम साइट और अ पावर जनरेशन साइट और एन ऑफ शोर साइट बीइंग ऑफ अ टेम्परेरी नेचर। वहाँ पर आपको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, अगर आपको किसी ऐसी साइट पे भेजा जाता है जहाँ पर आपको भेजा गया है वर्किंग इन किसी माइनिंग साइट में काम करने के लिए, और वहाँ पर आपको एकोमोडेशन टेम्परेरी नेचर की प्रोवाइड की गई है, एंड हैविंग प्लिंथ एरिया, और वो एरिया जो है 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं है जहाँ पर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, और जहाँ आबादी वाला क्षेत्र है उससे भी 800 किलोमीटर दूर है, अगर और किसी लोकल एरिया में आपको या तो किसी रिमोट एरिया में वो जगह लोकेटेड है, तो वैल्यू ऑफ सच एकोमोडेशन शेल बी टेकन एज नील। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो परक्विजिट्स है तो वहाँ पर आपको वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। अगर इन केस आपको किसी ऐसे एरिया में प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर वो एरिया रिमोट एरिया नहीं है और परमानेंट नेचर का आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, और वो जो एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट से बड़ा है और 8 किलोमीटर की दूरी से कम है, उस केस में वो आपका जो एकोमोडेशन है शेल बी फुल्ली टैक्सेबल। तब हम उस केस में उसको नील नहीं मानेंगे। एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ये हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको 90 डेज़ वाला केस अभी एक्सप्लेन किया था। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक आपके परक्विजिट्स में कवर हुए हैं। पहला हमने इसमें टॉपिक कवर किया था वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन रेंट फ्री और कंसेशनल रेट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपने किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया था, तो ये केस था आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। नेक्स्ट क्लास जो आज हमने लेक्चर में कवर किया है वो हमने कवर किया है अदर एम्प्लॉयर का केस। अदर एम्प्लॉयर के केस में आप कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर उसने भी हायर पे लिया है तो पॉपुलेशन का केस नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ चलेगा एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ हायर। उसके बाद हमने इसमें टॉपिक कवर किया था अपना एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल, और उसके बाद हमने कवर किया था एक एकोमोडेशन ट्रांसफ़र के केस में 90 डेज़ वाला केस, और 90 डेज़ के केस के बाद हमने किया था अगर आपको किसी रिमोट एरिया या फिर किसी साइट पे आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड की है और उसकी कुछ कंडीशंस थी, क्या थी, अगर वो साइट 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वो रिमोट एरिया में एकोमोडेशन है और
जो एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो 800 स्क्वायर फीट से कम की है, तो उस केस में आपका जो एकोमोडेशन की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं वो आपकी हो जाएगी निल। अगर 800 से ज़्यादा स्क्वायर फीट से ज़्यादा की एकोमोडेशन स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं और 8 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और रिमोट एरिया में नहीं है, तो उस केस में वो एकोमोडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। ठीक है, हमारा ये रेंट फ्री और कंसेशनल रेट एकोमोडेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर अवर अदर परक्विजिट्स। थैंक यू।